ये है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको 26वीं तरमीम भी कहा जा रहा है। पार्लियामान को थोड़ी सी सुप्रीमेसी ज्यादा देने की बात, क्योंकि ये 26वीं अमेंडमेंट हमारे आईनी स्ट्रक्चर को हिट करती है। Whatever it deems necessary, interest of the Exactly. public, it can exercise its power. आईनी बेंच इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा है, या सुओ मोटो का Suo इख्तियार moto था, की powers वो ऑटोमेटेड आपका फिर लिमिट हो गया। जो आपके हाई कोर्ट के पास थी 199 में रिट पिटिशंस की, वो भी कंस्ट्रेंट में चली गई। इसमें पार्लियामेंट इज नाउ मोर सुपीरियर टू द जुडिशरी। It's like law भी मैं नहीं बनाया, एक्सरसाइज भी मैं ही कर रहा हूँ और चेक भी मैं ही कर रहा हूँ। हमारी जुडिशरी में न्यूट्रलिटी आ जाएगी, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए मजीद खतरा ही हो सकता है। There must be some harmonious consensus between Parties. all the coalition and the parties. Right. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द चैट रूम बाय किप्स इन कोलैबोरेशन विद थिंक बिग। दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद शाहरुख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही अच्छा, रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग है। लेटली इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एज़ यू ऑल नो, ये है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको 26वीं तरमीम भी कहा जा रहा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो बात हो रही थी, क्या है ये, इसके क्या रिpercussions होंगे, और आम अल्फाज में या आम लफ्ज़ों में हम इसको समझना चाहेंगे कि मैसेज के लिए इसके क्या इम्पैक्ट्स होने जा रहे हैं। और इंटरनेशनल जो मीडिया है और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक कर रही हैं। तो बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 26th है, इससे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि प्राइमरीली ये बात करती है जुडिशल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की। कुछ इन्वायरमेंट के इसमें क्लॉजेज हैं और कुछ और छोटी मोटी बातें हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले क्या स्ट्रक्चर था और क्या चेंजेस लेकर आई है ये 26th अमेंडमेंट। So for that, I have invited a very special guest with us. She is one of the top educationists in Pakistan, a very well-renowned lawyer and social activist. And primarily जो इनका area of interest और बहुत ज़्यादा जिन पे काम कर रही हैं, that is human rights. Ladies and gentlemen, today we have Ms. Fatma Batul, ma'am. Thank you so much for joining us today. It is an honor to have you. And इस particular topic के लिए thank you so much, आपने टाइम दिया और आपकी जो insights और आपकी जो नज़रिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हमें और मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो ये तरमीम इंट्रोड्यूस की गई है ये क्या है, और बाकी जो इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम ये जानना चाहेंगे कि 26th अमेंडमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज इनवाइट करने का। और ये आज के जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है, क्योंकि आजकल हर जगह पे मीडिया में और अदरवाइज़ भी 26वीं अमेंडमेंट ही की बातें हो रही हैं। 26वीं अमेंडमेंट है क्या? इससे पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतना शोर क्यों मचा या मच रहा है। सो विदाउट गोइंग इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स, हमें सादे लफ्ज़ों में इसको समझना है कि 26वीं अमेंडमेंट क्यों आई और आने की वजूहात क्या थी और इसके आने से क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़वाइद होंगे। सो हमें एक एनालिटिकल व्यू लेके आम आवाम के सामने इसको पेश करना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज अब 26वीं अमेंडमेंट हो चुकी है जी। सो सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं जुडिशरी का पाकिस्तान में, वो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इट वाज वेरी वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और आइन के अंदर बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तरीक़ाकार से सुप्रीम जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उन तमाम कोर्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिएशन है, कॉम्पोजिशन है और पावर्स, उनका बयानिया मौजूद है। उसमें कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं थे, अभी तक तो नहीं थे, अभी तक तो नहीं थे, भी बिल्कुल थी, ऐसा it was ही very है। well structured. इट वाज। सेकेंडली, हमारे यहाँ जो ख़ासतौर पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं वो हमारे पास रिट पिटिशंस में आते हैं, जो कि आर्टिकल 199 में आम तौर पे लोगों को समझ आती है। सो रिट पिटिशंस की डोमेन भी बड़ी ही वाजे और बहुत ही कामयाबी के साथ पाकिस्तान में चल रही है और अभी तक चल रही थी। सो ऐसे क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी? सो यहाँ हमें जो समझ आ रहा है वो ये है कि शायद पार्लियामान को थोड़ी सी सुप्रीमेसी ज़्यादा देने की बात है, क्योंकि ये 26वीं अमेंडमेंट हमारे आईनी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हिट करती है। और वो किस तरह से करती है, अगर हम एज अ लॉ स्टूडेंट या पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट इसको देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, बेसिकली आपके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। सो जो लेजिस्लेचर है उसका इतना रोल नहीं था जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स और इन तमाम चीज़ों में। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट था। सो सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत ये हमने अभी 26वीं अमेंडमेंट से पहले ये देखा
कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम जुडिशल मैटर्स जो थे वो काफ़ी हद तक आज़ाद थे। जुडिशरी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट थे बिकॉज हमारे ये आइन के अंदर जिस तरह से तहरीर शुदा है की रिक्वायरमेंट होती है कि Exactly. ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स या स्ट्रक्चर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। they were independent काफी हद technically तक ही speaking. independent थे, Technically technically. speaking, yes, they were independent and their independent rights were absolutely given within the constitution. उसकी मिसाल हमारा चूँकि कॉमन लॉ को भी हमने परसीव करके अपने आइन के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह इस्लाम के उसी तरह हमारे पास कॉमन लॉ सिस्टम है। बिल्कुल। सो वी आर हैविंग ए हाइब्रिड सिस्टम इन पाकिस्तान अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग बात करें। सो हमारे पास एक अमेरिका यूएस की मिसाल सबसे सामने है। बिल्कुल। उसमें हमारे पास मार्बरी वर्सेस मेडिसिन का पहला केस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बुनियाद है, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात होती है, जुडिशियल रिव्यू की बात होती है और जुडिशरी को एक स्टेप फॉरवर्ड दिया जाता है कि आप एक कदम आगे आइए और लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में रहते हुए। यानी अपनी अल्ट्रा वायरिस आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली यस, बट उनके पास ये पावर है कि वो आइन की किसी भी तरीके से उसको वो देख भी सकते हैं, तशरीह भी कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हुए तमाम लोगों के मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। लेकिन whatever it deems necessary in वो- the interest of Exactly. the public, it can exercise its powers. एग्जैक्टली और जो सुप्रीम कोर्ट का जो अल्टीमेट गोल था और है और जो होना चाहिए वो एक है, वो है आइन की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए उसकी तशरीह को यकीनी बनाना और सेंटर और सूबों के दरमियान मुफाहमत पैदा करना। बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम की, जो कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाती है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास टेक्निकली मौजूद थी 26वीं अमेंडमेंट से पहले। 26वीं अमेंडमेंट में क्या चीज़ें नई आई हैं, दो तीन तो मैं कह सकती हूँ कि शायद बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बिल्कुल। जैसा कि आर्टिकल 9A आर्टिकल 9A Talks about डील्स the करता है हमारी environment. एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, जो कि आजकल क्लाइमेट चेंज और इनके ऊपर हम the biggest एसडीजीज threat को of कवर करने के लिए हमारे बिल्कुल। पास जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उसके लिए ये एक शायद फ़ायदेमंद इंसर्शन साबित होगी, फंडामेंटल राइट्स में ये आ गई, विच इज़ गुड। एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन की जब हम बात करते हैं तो फिर अब थोड़ा सा अब एम्बिग्विटीज़ बढ़ गई हैं। 26वीं अमेंडमेंट है क्या? इसमें सबसे पहले तो एक आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम कहते हैं आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो पहले एग्जिस्ट नहीं नहीं करता करते था। थे। ये पाकिस्तान concept की ही बड़ा नया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में ये नया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, because Supreme benches Court- were associated with the judiciary, now there is a constitutional bench. एग्जैक्टली। सो जो नया इंट्रोडक्शन है आम आवाम को समझने के लिए वो ये है कि आईनी बेंच इंट्रोड्यूस किया गया है 26वीं अमेंडमेंट के जरिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ख़ास रिजीम में दे दी गई कि इसको कॉन्स्टिट्यूट भी एक ख़ास तरीक़ाकार से किया जाएगा और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को सुनेगा। अब ये एक नया इंट्रोडक्शन है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में एक नई बात करने से अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में लाजमी तौर पे कमी वाक़या हो गई, क्योंकि आर्टिकल 184(3 जिसको हम कहते हैं आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सो मोटो का Suo इख्तियार moto था, की powers हैं। वो ऑटोमेटेड आपका फिर लिमिट हो गया, वो कंस्ट्रेंट कर दी वो गई। कंस्ट्रेंट कर दिया गया और उसके लिए फिर एक और काउंसिल तश्कील दे दी गई कि जो इसके तहत ये फैसला करेगी कि क्या किसी का कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैटर बिल्कुल। वाक़यतन बनता है या नहीं, और अगर बन रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट की जो एक्चुअल जो आप कह सकते हैं एसेंस है वो आइन ही की बालादस्ती थी। सो अब थोड़ी सी 26वीं अमेंडमेंट के बाद एम्बिग्विटी, मेरा ख्याल है एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि वेगनेस ज़्यादा आ गई है, ग्रे एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया है People कि are not हमने clear, कहाँ अभी तक जाना even है। judges, nobody is really sure, black and white में नहीं है चीजें। ऐसा ही है। So as you said, ambiguity बढ़ रही। उसका रीज़न क्या है? इस 26वीं अमेंडमेंट में एक और चीज़ भी बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि जो आपके हाई कोर्ट के पास थी 199 में रिट पिटिशंस की, वो भी कंस्ट्रेंट में चली गई। उसकी वजह से अब जो ह्यूमन राइट्स की, कोई फंडामेंटल राइट्स की जो कोई रिट पिटिशन होती है, रिट पिटिशन में आप बहुत सारे मसाइल हल करते हैं। रिट पिटिशन कानून का वो एरिया है जहाँ पे आपके पास रेमेडी और कहीं अवेलेबल नहीं है। वो वाहिद रास्ता होता है जिसमें फिर आप हाई कोर्ट में आके अपने रेमेडीज ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई कानूनी चाराजोई उसके अलावा है ही नहीं। जो भी राइट्स वायलेट आपको लगता है हो रहे हैं एग्जैक्टली, वहाँ और पे- वो मल्टीपल किस्म के होते हैं और इससे लोगों को बहुत से फायदे हासिल होते रहे हैं। और रिट पिटिशन की एक पुरानी हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। आप दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्रीज को पढ़ें, रिट पिटिशन की एक वैल्यू है। सो 26वीं अमेंडमेंट ने उसको आके डैमेज किया है
और अभी मज़ीद आने वाले वक्त में यह साबित हो जाएगा कि आपकी रिट पिटिशंस के डैमेज होने की वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी इन्फ्रिंज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रेमेडीज़ लिमिटेड होती जाएंगी। सो अगर हाई कोर्ट के पास ये रिट पिटिशन आ गई जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन शामिल है, ह्यूमन राइट की वायलेशन क्या है? इट्स अ फंडामेंटल राइट वायलेशन। ये आपका आइन का पार्ट है। सो फिर क्या मेरा अगर कोई क्लाइंट या फॉर एग्जांपल मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो फिर मैं हाई कोर्ट के रास्ते से कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो फिर सुप्रीम कोर्ट थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं फंडामेंटल राइट्स को लेके जाऊंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? बिल्कुल। सो इस वक्त जो वेगनेस है ना वो बढ़ गई है। इट्स रादर मोर क्लाउडी। राइट। इसको मज़ीद इनको डिग आउट करके थोड़ा सा तशरीह को मज़ीद वाज़े करना चाहिए था अमेंडमेंट के अंदर ही। सो अब ह्यूमन राइट्स का कोई भी मसला आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है या जो बेंचेस हैं वो उसको एड्रेस करेंगे। ऐसे ही। अच्छा, इंटरनेशनली इट इज़ बीइंग सेड कि द जुडिशरीज विंग्स हैव बीन क्लिप्ड, इट इज़ अ ब्लो टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड आई ऑल्सो सॉ अ पिक्चर जहाँ पे 3 पिलर स्टेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का पिलर अब छोटा हो गया बिकॉज अब उसका उस तरह से रोल नहीं रहा। तो जानना हम ये चाह रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है और क्या वो हमारी जो कानूनी इंट्रिकेसीज़ हैं मुल्क की और जो हमारे मुल्क का जिस तरह से निज़ाम चलता है, क्या उनकी क्रिटिक करना जायज़ बात है? लोगों के साथ ये ज़्यादती नज़र आ रही है या फिर हमें इसके फ़वाइद ज़्यादा समझ आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने इसको डिप्लॉय किया है इस अमेंडमेंट को? देखिए, इंटरनेशनल डोमेन की जहाँ तक बात है, एवरीवन इज़ फ्री टू कमेंट। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक 206 ममालिक में से एक मुल्क है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किसी का भी राइट हो सकता है, जिस तरह से हम करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। अब असल बात यह है कि 26वीं अमेंडमेंट इंटरनेशनली हमें कितना हिट करेगी या कितना फ़ायदा देगी, हमने एज़ पाकिस्तानी इसको ज़्यादा कंसिडर करना है। सो इस वक्त जो इशू है वो ये है कि हमने जुडिशरी के वाकई जो राइट्स हैं वो करटेल कर दिए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के जितनी जो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने हिट किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसको हिट करने के साथ साथ हमने एक इनोवेशन भी दे दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट करें। सो हमने इधर से एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोल दिया है। सो वी हैव द एरिना, इसमें सिर्फ इनोवेशन आ गई और रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। वो वक्त बताएगा कि इस कॉम्प्लिकेशन के लिए फिर फर्दर क्या मज़ीद इंटरप्रिटेशंस आती हैं। सो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हिट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हमारी इस अमेंडमेंट में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, इवैल्यूएशन सिस्टम में हमने चेंजेस कर दिए हैं। सो अब आपके पार्लियामान के पास इख्तियार चला गया है ज़्यादा। सो पार्लियामान का मतलब ये है कि अब आपके जो 3 ऑर्गन्स हैं इसमें पार्लियामेंट is now more superior to the judiciary because उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी वैल्यूएशन भी वहाँ से आएगी। सो यहाँ पे फिर आपका जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है और सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़्यादा हिट होता है। सो इस लिहाज से ये क्रिटिसिज्म इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी एक एग्जांपल हमारे पास फिर अगेन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की है कि वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ही आपके जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको जजेस की अपॉइंटमेंट्स करते हैं फेडरल लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। और उनको अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे जजेस को ओहदे से हटाया जा सकता है, या तो उनकी डेथ हो जाए क्योंकि वंस अ जज इज अ जज इन यूएस फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सेकंड उनका होता है मुआवजा करना पड़ेगा, यानी कि आपका कोई ऐसा चार्ज है, कोई पब्लिक कोई ऐसी बात है जिसके लिए फिर पार्लियामेंट में उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ उनकी अगर वो खुद रिज़ाइन कर दें। सो ये तीनों चीज़ें पार्लियामान के पास हैं। और टेन्योर का उसके अंदर है क्लॉज कि नहीं? नहीं, वो फिर फॉर लाइफ होते हैं। राइट, दे आर फॉर लाइफ। सो यूएस की एग्जांपल में हमें नज़र आता है पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सुपरसीड करता है, लेकिन उसके फैसलों के हवाले तक, उनकी पावर्स के हवाले से वहाँ पे जुडिशरी आज़ाद है, उधर वो इंटरवीन नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी राय मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें जुडिशरी केप्ट चेक ऑन द पार्लियामेंट, इट वाज देयर टू इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं पावर्स और एक दूसरे पे सारे जो इदारे हैं वो चेक रखते हैं, जिस तरह मीडिया को भी कहते हैं एज अ 4th पिलर ऑफ द स्टेट, लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना। सो अब सिंस पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स आ गई हुई हैं जिस तरह आपने बताया, तो who will essentially keep a check on the exercise of powers when it comes to everything? I mean, it's like law भी मैं नहीं बनाया, exercise भी मैं ही कर रहा हूँ और check भी मैं ही कर रहा हूँ।
तो इसके बारे में क्या है कि फ्यूचर में हमें इसके क्या रिपरकशंस नज़र आते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि इस वक्त 26वें अमेंडमेंट के बाद हम वाज़े तौर पे जो फ़र्क देख रहे हैं वो हमारा ऑलरेडी एक तो पार्लिमानी निज़ाम ही था मुल्क का। अब स्ट्रक्चर में पार्लिमानी निज़ाम मजबूत तर हो गया है। वो इसलिए मजबूत तर हो गया कि जुडिशरी उसके तहत आ गई, मातहत हो गई। सो अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जुडिशरी के जो भी फैसले होंगे वो आज़ाद होंगे। वो क्यों आज़ादाना होंगे और क्यों नहीं होंगे, ये सवाल अब उभरेगा कि क्यों नहीं हो सकते। देखिए, जब हमने अपॉइंटमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट करके एक लूप होल छोड़ दिया है। लूप होल क्या छोड़ा है हमने? मोस्ट सीनियर 3 जजेस को में से चुनना है। एक तो हमने सीनियरिटी का जो हमारा एक फैक्टर था या वो जो भी हमारी एक लिस्ट चलती थी वो ख़त्म हो गई। अब मोस्ट सीनियर में से एनी 3 will be chosen. So now it's a constant representation and choosing, not the coming as of right. एक तो ये हमारा हिट हो गया, इंडिपेंडेंस जुडिशरी कम्प्लीटली हिट होती है। पार्लियामेंट्री लोगों का जो रुझान है, क्या हम देखते हैं कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, पार्लियामान आज़ाद होना चाहिए, लेकिन अदलिया की आज़ादी और पार्लियामान की आज़ादी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एग्जीक्यूटिव का उसके ऊपर होना और उसकी आज़ादी भी ज़रूरी है, क्योंकि एक ने फैसले सादर करने, एक ने उस तमाम स्ट्रक्चर को लेकर चलना है, उसको हम अदलिया कहते हैं। सो अगर अदलिया जिसने पूरे निज़ाम को देखना है, दस्तूर की इम्प्लीमेंटेशंस की तशरीह करनी है, उनके अंदर हम आहंगी पैदा करनी है, उस हारमनी को देखने के लिए अगर वो चोज़न और पीछे से आप समझ लें एक माइंडसेट, सर्टन माइंडसेट ही को लेकर आएंगे तो हमारे पास फिर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो हमारी जुडिशरी में बायस आने का चांस बढ़ जाएगा, हमारी जुडिशरी में न्यूट्रलिटी आ जाएगी, जो कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए मज़ीद ख़तरा ही हो सकती है। जो आपने बात की, जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस, जिस तरह अभी आई थिंक बाय मेरिट, सीनियरिटी, और जो असूली तौर पे जिनका बनता था चीफ़ जस्टिस बनना, वो आई थिंक मंसूर अली शाह साहब थे। बट वी सी के आफ्टर ये एक तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे ये तरमीम जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो और अब जो है मेरे ख्याल या अफरीदी जो हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो क्या ये मेरिटोक्रेसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि यू आर सपोर्टिंग काइंड ऑफ स्लाइटली आप बायस है आपका, या थोड़ा सा यू आर बीइंग आपका फेवरेटिज्म आ रहा है किसी की तरफ? क्योंकि अदरवाइज़ तो एवरीबडी न्यू कि मंसूर अली शाह साहब विल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। सो उनका ना होना क्या एक बहुत बड़ा ब्लो है पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को, जुडिशल स्ट्रक्चर को, कि अपनी पसंद के जजेस आप अपॉइंट कर सकते हैं? इसके बारे में बताएं। ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और ये बात दुरुस्त है, क्योंकि 26वीं अमेंडमेंट को पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि ये आ चुकी है, सो अब हमें इसको एब्जॉर्ब भी करना है और ऑब्जर्व भी करना है और इसको डाइजेस्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये हो गया है, ये हो चुका है। सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन। अब वो मूव ऑन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स तय हो गए हैं। सो जहाँ तक आपने ये सवाल किया, मेरिट क्वेश्चन में ज़रूर आता है और आया है, क्योंकि जो एक सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चलता था वो तो अब इट वाज ऑलरेडी इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट इट वाज अ नॉर्म। बिल्कुल। सो वो नॉर्म अब हमारी ख़त्म हो गई और अब होगा कि आपके जो भी गवर्नमेंट चूज करेगी आउट ऑफ 3 में से एनी वन होगा, और जो रिफ्यूज़ करेगा उसकी जगह कोई दूसरा आएगा। सो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे जो जजेस हैं वो एक सर्टेन लेवल पे आने के लिए, ये एक चांस है ना, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग है, उनसे गलती हो सकती है, लिहाजा एक चांस ये है कि वो अपनी मन पसंदीदा गवर्नमेंट के मुताबिक फैसले देना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर उनके चांसेस बढ़ जाएंगे आने के लिए। ये एक बहुत ही मुश्किल बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि इंसान इंसान है। सो हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रजीम्स हैं उसके अंदर इतने वाजे जो लूप होल्स हैं ना, उनको बंद करने की ज़रूरत है। हम अभी भी इस अमेंडमेंट के अंदर मज़ीद, मेरा ख्याल है इसको हम तरमीमी अंदाज में अगर देखें तो हमें इसको मज़ीद क्लैरिटी के साथ इसको वाजे करना चाहिए। लेकिन अगर ये इसी तरह से रहता है तो ऐसा ही होगा कि आपकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो मेरिट है ये क्वेश्चन में चला जाएगा, जा सकता है। और अगेन आप मिसयूज कर सकते हो, नॉट दैट होगा बट होने के चांसेस है ना, अपनी मर्जी के बंदे। बिल्कुल ऐसे। ये जो मैंने 2 टर्म्स यूज की कि बायस और न्यूट्रलिटी आने का चांस बढ़ जाएगा। ये रिजीम जो आपकी अमेंडमेंट है ना, इसके अंदर ये इम्प्लाइड है
उनको कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये परवान चढ़ सकता है, और ये चीज़ें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अच्छा, अब आपने बात कही थी कि जुडिशरी का कोर फंक्शन था जिसमें ये वाला हिस्सा आ जाता है, और एक ह्यूमन राइट्स की आपने बात की। आपने कहा कि ये बहुत अहम उनका रोल था अपने डोमेन के अंदर, जो अब उनसे ले लिया गया। सो अब जुडिशरी के पास एसेंशियली रह क्या गया है? क्योंकि वी हैव सीन कि ओवर 2 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आपको पता है बुरे हालात हैं, तारीख पे तारीख है, डिलेज़ हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वाली बात है। सो क्या जुडिशरी अब एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकेगी अपनी बाकी कोर ड्यूटीज़ के ऊपर? सो मेरा पहला सवाल है कि बाकी अब जुडिशरी के पास एसेंशियली कोर फंक्शंस क्या रह जाते हैं, एंड विल वी सी कि जस्टिस ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से डिस्पेंस हो सकता है क्योंकि अब उनसे वो अथॉरिटी और पावर्स ले ली गई हैं और पार्लियामान के पास वो आ गई नहीं है? जी, अब बात यह है कि अब पीछे सुप्रीम कोर्ट के पास बच क्या रहा है? जी, जो हमारे पास जो नीचे से ट्रायल कोर्ट से चीज़ें चली या सिविल कोर्ट से चलती हुई हाई कोर्ट लेवल पे आती हैं, अपील्स में जाती हैं, फिर उसकी अपील फर्दर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सो सुप्रीम कोर्ट हर वो केस अब सुन सकती है या सुनेगी जिसमें आइन की कोई शिक ना हो। आइनी शिक जहाँ पे जहाँ आपके पे भी अटैचमेंट आ कॉन्स्टिट्यूशन, गई, एनीथिंग रिलेटेड टू आइन, एनीथिंग रिलेटेड टू तो वो वहाँ पे उसका वहाँ से उनका वो आउस्ट हो जाएगी oust हो ज्यूरिसडिक्शन। जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, इसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इसको कौन इंटरप्रेट करेगा? जब मामला आ जाएगा ना आपका कॉन्फ्लिक्ट का, कि आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किसने रिजॉल्व करना है, ये तो हमें आइन की इस 26वें अमेंडमेंट में कहीं नज़र नहीं आता कि इनके दरमियान भी तो क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। सो ये महज ये कह देना कि जी टू द एक्सटेंट ऑफ दिस, वो एक्सटेंट किसने डिसाइड करना है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट से तो आपने पावर ले ली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या ये मजाज है कि वो अपने लिए ही खुद ही पावर्स को इनकॉपरेट कर ले विदाउट एनी एक्स्ट्रा जुडिशियल जुडिशियल इन्फ्लुएंस? राइट। या फिर वो किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत या इसके तहत कोई नए प्रोसीजर्स बनेंगे? सो ये बहुत ही वेग बातें हैं। सो अगेन ओनली टाइम विल टेल हाउ थिंग्स अनफोल्ड और कैसे जो है ऐसा ही इनकी है, एक्सरसाइज ऐसा ही होती है। है। So, दूसरा सवाल मेरा यही था कि बाकी जो अब जुडिशरी के कोर फंक्शंस हैं, क्या हमें लगता है इसके बाद जो एक पॉजिटिव साइन है कि वो बाकी चीज़ों पे फोकस करके ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है क्योंकि जब काम ही आपका ऑब्वियसली इंतहाई लिमिटेड हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास एम्बिट अब छोटा हो गया, वो सुओ मोटो भी नहीं ले सकती। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिस तरह पहले से बहुत आसानी से सुनी जाती थी, अब वो चूंकि चली गई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ज़्यादा है और केसेस इन एनी केस इनएविटेबली वो जल्द अज जल्द जितनी अपील्स होंगी वो उनको ख़त्म करती जाएगी। लेकिन 26वें अमेंडमेंट में अगर वो वही वाली बात है, इसके बजाय अगर हम लोअर कोर्ट्स की तरफ आ जाएं तो उधर ज़्यादा ज़रूरत थी हमें अपने इस को डेवलप करने की, क्योंकि जो लोगों का जो है ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो आपके नेचुरल लेवल से स्टार्ट होता है। सो असल तो आपको ग्रास रूट लेवल पे आके तब्दीली करनी चाहिए। जहाँ पे वो कर अभी भी जो मसला है वो तो नीचे लोअर लेवल पे, वो तो वहीं का वहीं है। अवामी मसाइल ये नहीं है, अवामी मसाइल बिल्कुल ही बड़ी अहम बात है कि ये अवामी मसाइल नहीं है, ये बहुत ऊपर के लेवल की बात है। इसका आवाम से ऐसा जितना मेरा ख्याल है 24 करोड़ में से हार्डली 1 करोड़ को इससे अफेक्ट होगा। वो भी आप बहुत ज़्यादा बता रही हैं, हार्डली 1% ये अवामी मसाइल नहीं है। हमारे लोअर कोर्ट्स को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनको टाइमलाइन उनकी यानी आप कहें इवैल्यूएशन, हमें उसको डेवलप करना है। अच्छा, एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है कि पास्ट में हमने मैम देखा है कि जो सुओ मोटो पावर्स थी कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट मैटर एनीथिंग, वो अच्छा ये बड़ा वेग सा था कि एनीथिंग दैट दे डीम इम्पॉर्टेंट या पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी है। अब वो आपकी अपनी डिस्कशन पे है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। पास्ट में हमने ये देखा कि हमने जुडिशल एक्टिविज़म बल्कि हाइपर एक्टिविज़म भी देखा, विच फेल्ट कि आप अपनी जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हो और जो भी आपको चीज़ समझ आ रही है, जिस तरह मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब जब थे तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके बारे में बात हो रही थी। तो क्या जुडिशरी का जो आज ये 26वीं तरमीम आई है, जुडिशरी के पास्ट एक्शंस और एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से आज हम देख रहे हैं कि उनको थोड़ा सा कर्टेल और कंट्रोल कर दिया गया है कि यार दे शुड स्टे विद इन देयर लिमिट्स? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब से पाकिस्तान बना है हम जुडिशल एक्टिविज़म देखते आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग
सो पाकिस्तान माशाल्लाह से दुनिया का एक वो मुल्क है जिसने बहुत सारे तजर्बे किए हैं और देखे हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से या लॉ स्टूडेंट की हैसियत से अगर हम देखें तो। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अभी इसको हाईलाइट किया है। वाकई अल्ट्रा वायरीज पाकिस्तान में एक टर्म आम स्टूडेंट या एक आम तबके में फैलना शुरू हो गई कि जी जजेस का ये काम तो नहीं रह गया, यानी आम लोगों ने भी, यानी जिसको हम मैसेज कहते हैं, उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी थी कि मिसाल के तौर पर डैम फंड बनाए या अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। सो बेशक इनको सुपरवाइज करने का दूसरे तरीक़ेकार भी हो सकते हैं। आपका काम सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रजीम में रहते हुए, अपनी पावर्स में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके चलना है। आपने आइन को बालादस्ती बरकरार रखनी है, आपने आइनी इंटरप्रिटेशंस को अप्लाई करना है और करवाना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोगों का काम अपने ज़िम्मे लेंगे। सो बेसिकली यू आर एक्चुअली राइट इन सेइंग सो कि अल्ट्रा वायरीज और एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज़म की एक बुनियादी वजह ज़रूर थी since decades in Pakistan, which led the way to the passage of 26th Amendment. इसमें कोई शक नहीं है। Or this could be used as a pretext to apply this amendment कि जी थोड़ा सा आपका टेल हो, क्योंकि वरना आप अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा jurisdiction That is true. बहरहाल इसके लिए और भी तरीक़ेकार हो सकते थे। 26वीं अमेंडमेंट की इस तरीके से ज़रूरत as such नहीं थी। But since again it has now the part of the constitution, so we have to obey and observe and then interpret it in maximum possible positive ways. अच्छा, एक जुडिशरी का एक और ऊपर इनके अदारा होता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसको हम कहते हैं। जी। क्या उसका भी कोई रोल कर्टेल हुआ है या वो 26वीं अमेंडमेंट में उसका कोई ख़ास बात नहीं है, और उसका अब क्या रोल रह गया हुआ है जुडिशरी के हवाले से? देखिए जी, अब हमारे पास वेरी इंटरेस्टिंगली एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय हमारे पास एक कमीशन का नाम आ रहा है। ठीक है। सो उसने आफ्टर द 26th अमेंडमेंट सो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो तमाम लोग जो आपके मुख्तलिफ सीनियर लेवल से होंगे या लाइक सुप्रीम कोर्ट से होंगे, हाई कोर्ट से भी हो सकते हैं, आपके मुख्तलिफ सेगमेंट से होंगे, वो उसका पार्ट होंगे। सो अब उन्होंने थोड़ा सा नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा दिया है और उसमें ये होगा कि इंक्लूसिविटी बढ़ गई है। सो इट विल नॉट बी जस्ट जुडिशल बैकग्राउंड वाले लोग, जनरल जो बाकी और जी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, वो भी उसका पार्ट हो जाएंगे, पार्लियामेंट के लोग होंगे। सो उसका उन्होंने एक कॉम्बिनेशन तो बना दिया, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन बात यह है कि जो जुडिशरी का काम है, जुडिशल एक स्किल, जुडिशल नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग जो शख्स रखता है, उसकी इवैल्यूएशन जो है वो कोई उसी आप कह लें बैकग्राउंड का शख्स ही कर सकता है। वो कोई आम लेमैन नहीं कर सकता, वो कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं कर सकता। सो समवन हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ सिमिलर वैल्यू मस्ट बी द मेंबर। सो बहरहाल अब चूंकि वहाँ पे इंक्लूसिव आ चुका है, सो रोल तो हो गया उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चेक ज़्यादा हो गया है। आप कह लें अब बेसिकली अब चेक एंड बैलेंस हो गया है, ज़्यादा हो गया है, एक्सीड कर गया है। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी जो है ना, वो जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होती है वहाँ चेक एंड बैलेंस आता है। सो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी भी अफेक्ट हो गई है और चेक एंड बैलेंस एक्सीड कर गया। सो बैलेंस मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल आपने कमीशन की बात की है, इसमें अब और जो मेंबर्स आ रहे हैं उसमें फिर विल दे कीप अ चेक ऑन द पार्लियामान, या जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो केसेस टेक अप होते हैं उनका यही कोर फंक्शन रहेगा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो? जो इनका कोर फंक्शन है वो बेसिकली है इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट इवैल्यूएशंस। ठीक है। और उसके लिए उन्होंने जो भी तरीक़ाकार वज़ा किया है वो फर्दर रूल्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट उसके तहत हमारे जो मज़ीद बनेंगे, ठीक है, उसमें उन्होंने जो जिस तरह सुओ मोटो पावर थी वो उसके पास चली गई, वो डिसाइड करेंगे कि सुओ मोटो जो है वो इसमें बनती भी है कि नहीं। तो 3 मेंबरान जो होंगे वो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो वहाँ से उसको चेकअप करेंगे। सो इसको थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सो इट वाज अर्लियर वेरी सिंपलर। अब यह है कि कोई भी आप देखिए ना, अगर कोई रेफरेंस आता है किसी की तरफ से, सदर की तरफ यानी कि वज़ीर आज़म की तरफ से आता है कुछ, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसको देख नहीं सकती। सो ये इस तरह से इसको आई थिंक ज़्यादा इंक्लूसिव करके इलास्टिसिटी बढ़ा दी है, लेकिन उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ इवैल्यूएशन, क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ नाउ देयर गेम।
तो ओवरऑल आपके ख्याल में जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो आपको क्या नज़र आ रहे हैं? सिंस हमने इसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर लिया है, सारी इसकी चीज़ें देख ली हैं, देयर आर आल्सो फ्यू गुड थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू टेल द पीपल इन पब्लिक. सो आपके ख्याल में बेहतरी कहाँ नज़र आ रही है आपके एज अ न्यूट्रल एंटिटी एंड एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एज अ लॉयर? थोड़ा सा हम इसको पॉजिटिवली देखें तो क्या आपको बेहतरी नज़र आ रही है ओवरऑल? देखिए, इसमें ओवरऑल जो बेहतरी है वो तो 9A की असर्शन है कि हमें एनवायरमेंटल लॉज के हवाले से एक पहली बार एक फंडामेंटल राइट जो है उसको हमने उसको इंक्लूड किया है. एक तो ये अच्छी चीज़ है, खुश आइंद है. अच्छा, सॉरी मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ. जो ये वाला है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, दिस वाज आल्सो राइट दैट वाज enshrined in the UN Declaration of Human Rights. Correct. Was it not a part of our constitution prior to the 26th Amendment? पहले क्या ये नहीं था? और अब सिंस ये इन प्लेस आ गया है तो सिर्फ उसको डाल देना इज़ इनफ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट थ्रेट. पंजाब और पाकिस्तान और लाहौर या जनरली ओवरऑल वी आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल एंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय क्लाइमेट चेंज. तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या नज़र आ रही है? सिर्फ ये कह देना कि जी मेरा राइट है क्लीन एनवायरनमेंट का, आम बंदे को उसका फ़ायदा क्या होगा? नहीं, बड़ा आपका सवाल इम्पोर्टेंट है, अच्छा है. आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये पहले डेफिनेटली हमारे इंटरनेशनल डोमेन में तो नज़र आती है. हमारे पास सबसे पहला केस आया था एनवायरमेंटल लॉज के हवाले से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, उसका नाम है शहला ज़िया केस. अच्छा, एनवायरमेंटल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है हमारा उस वक्त डेवलप हुआ ठीक है. पाकिस्तान में. वो था डिग्निटी ऑफ लाइफ के फंडामेंटल राइट के अंडर केटर किया गया था कि जी ये एज ह्यूमन बीइंग मेरा जो राइट ऑफ लाइफ है, मेरी डिग्निटी है, उस डिग्निटी में साफ़ पानी, साफ़ आबो हवा, ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव हैं. सो इसको अलहदा से लिख देना आज के वक्त की ज़रूरत थी, बल्कि ये पहले ही ऐड हो जाना चाहिए था 9A. बिल्कुल ठीक है. सो 9A का मतलब ये है कि आपने अब क्लाइमेट चेंज और इन तमाम चीज़ों को सीरियसली टेकअप करके अपने आइन का हिस्सा बना दिया. अब आपने उसको बना दिया अपना फंडामेंटल राइट. सो फंडामेंटल राइट जहाँ इन्फ्रिंज होगा तो आपके पास ज़्यादा अब चांसेस हैं कि आप उसको लेके कोर्ट्स की तरफ जाएंगे. ये और बात है कि अब आप आर्टिकल 199 के तहत दूसरी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में चले जाएंगे इसको लेके. डोमेन थोड़ी चेंज कर दी गई, लेकिन राइट को असर्ट करना लाजिम है और अभी भी हम लेट हैं इसको ऐड करने में. प्रैक्टिकली यस, इट विल हेल्प. पॉजिटिव डेवलपमेंट. और इसके बाद ये है कि अगेन हमारी आवाम को शायद आइडिया भी नहीं था कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज एन इम्पेरेटिव राइट. इट इज बहुत क्रूशियल. ये राइट टू लाइफ के साथ एडजेसेंट है. ये इसको ऑल्दो इट वाज इंक्लूडेड, हमारे यहाँ केसेस एनवायरमेंटल लॉज के चल रहे थे, अभी भी हैं, लेकिन इसको डालने से आसानियाँ ज़्यादा हो जाएंगी. आसानियाँ भी, और अब बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने क्लियर कर दिया है. एग्जैक्टली. अच्छा, एक और बात मैंने पूछनी थी कि ऑडियंस के लिए, हम प्रीवियसली इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स वी सॉ कि बड़ी डिबेट हो रही थी 26th अमेंडमेंट पे, होगी नहीं होगी, बड़े इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस थी, रिलक्टेंस थी. वी सॉ कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एंड देन ओवरनाइट ऑल ऑफ सडन इट वाज पास्ड. सो पहले काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पार्टीज़ थी वो इसको रेजिस्ट भी कर रहे थे, बट देन दे म्यूचुअली एग्रीड, यूनानिमसली उन्होंने एग्री किया कि जी ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है. कुछ लोगों का ये भी बयान था कि पुराने वाला जो था, जो इनिशियल प्रपोजल था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था. अब ये है कि इट ऑल मेक सेंस और हमने बड़ा रिफॉर्म करके फ़ाइन तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है. तो ऐसा क्या हुआ, या जनरली हाउ वाज इट पॉसिबल कि इतना आसानी से फिर ये पास हो गई है, जबकि इंटरनेशनली इतना क्रिटिसिज्म था. हमारी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में भी आप देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी हमारी इतनी सॉवरन नहीं है स्टेट, और बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग वी हैव, सिंस हमने IMF से वो करना है, सारी चीज़ें वो करनी है. सो हाउ डिड वी मैनेज टू पास दिस अमेंडमेंट? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल भी है. सही. देखिए, इस पे पहले हमें नज़र आती है रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर्स, इवन इंटरनेशनल, मेड भी नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल. सो सडनली पैसेज जो है ये हमें वाज़े तौर पे निशानदेही करते हैं एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड लॉ स्टूडेंट और मे बी एनालिसिस्ट. और वो ये है कि देयर मस्ट बी some harmonious consensus between all the coalition and the parties, right, which is a good sign. कि मुल्क के मफाद में हमें ये लगता है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, और उन्होंने टेबल टॉक्स करके इसको
execute अपेरेंटली किया तो यही नज़र जी। आता है कि इन्होंने एक जमहूर कायम किया जो ठीक कि है। तरीका है कंसल्टेशन का, और उन्होंने कंसल्टेशन में बहुत टाइम लिया। मुखालफत तो हर चीज़ की होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुकी है। सो अब हमें इसको लेके चलना है और लेके इसमें चलना से है। बेहतरी निकालनी है। ये कहते हैं जो ना भी कि हमारे बुराई में से नेशनल खैर निकालनी है, नेशनल और नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसको हमने इसको यूज़ करना डेवलप है, करना डेवलप है। करना है। और उसके लिए जो बैकग्राउंड है वो यही है कि इनकी जो कंसेंसस है वो नज़र आता है, इसीलिए वो कंसेंसस जैसे ही उनको मिला, सब ने उसका टाइम वेस्ट होने का मौका नहीं दिया, और उन्होंने आउट ऑफ ब्लू आप कह लें कि पार्लियामान ने रात के टाइम इसको पास किया, वरना ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली या पार्लियामेंट्री अदरवाइज पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। ये बिल्कुल एक अपने यूनिक नई चीज़ है, इनोवेशन है, लेकिन ये हो गई है। सो बेसिकली सारी पार्टीज़ को लगा कि मुल्क के मफाद में जो चीज़ बेहतर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सारे टेबल टॉक्स पे आए, इवेंचुअली वक्त के साथ हमें पता लगेगा कि इसके जो पॉजिटिव्स हैं वो किस तरह से देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए प्राइमरीली फोरमोस्ट चीज़ है। ट्रू। सो हमारे यहाँ नेशनलिज्म की कमी है, और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए कि हम अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम अपने लेवल पे ख़त्म करके मफाहमत के साथ पार्लियामान में बैठें। ठीक है। तभी तो हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, तभी हम पे कोई डिबेट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हम अपने छोटे छोटे मसाइल को हल कर लें। अदरवाइज तो फिर इंटरनेशनल लॉबी आपको पता है ऑलरेडी रेडी होती है क्रिटिसिज्म के लिए। अच्छा मैम, ये बताएं कि अभी रिसेंटली हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि ये शायद चैलेंज हो जाए, और इसको जो है इट हैज़ बीन चैलेंज्ड, हाँ मतलब हो चुकी है, और इसके क्या चांसेस हैं रिवर्सल के या चैलेंज होने के, और अगर अब ये चैलेंज हो गई है तो कौन सी एंटिटी या इदारा है जो इसको अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा या इसको स्टडी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इट्स लाइक सेइंग कि जी मैंने इदारा एक अपने पास पावर्स ले ली, और चैलेंज कौन कर रहा है, कौन इसको देखेगा। तो क्या इसके थोड़ा सा एज अ लॉयर हमें अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन कर दें कि चैलेंज होने के चांसेस क्या हैं, कौन इसको देखेगा, और आपको क्या नज़र आ रहा है, या फिर इज़ इट हेयर टू स्टे? ये अभी आपने जो सवाल किया है ये ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है, ठीक है, परसों चैलेंज हुई है। बिल्कुल। और इसके देखिए अब ये चैलेंज किसके आगे हुई है, बिल्कुल वही मज़ेदार बात तो ये है और सवाल भी यही है कि जी चैलेंज आप कहाँ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे करेंगे, या आप जुडिशल कमीशन के आगे करेंगे, या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो अब जो चैलेंज हुआ है वो एडमिट तो हो गया है, लेकिन अब इसको सुनेगा कौन? एग्जैक्टली वही तो मेरा इसको सवाल किस जज ने, किस जज की क्या डोमेन है, अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अमेंडमेंट के अंदर जहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज थिंग्स है वहाँ पे यहाँ पे खामोशी है। सो अब यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वो कौन करेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हम लोग सिर्फ एज ऑब्जर्वर ही बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि ये डोमेन ये सब अभी ग्रे एरिया में है, थोड़ी एम्बिगुअस हैं चीज़ें, क्लैरिटी नहीं है, तो लेट्स सी, अभी किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें ऐसे ही है। असल में ये अमेंडमेंट जल्दबाजी में थोड़ी कर ली गई, इसको थोड़ा सा वो अगर इसी तरह से लाना था तो फिर जिस तरह से आपने कहा, सो ये चीज़ें मजीद जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में दे देनी चाहिए थी ताकि आसानी पैदा होती। सो इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लास्ट सवाल, एक दो सवाल बस रह गए हैं, उसके बाद वी विल ट्राई टू रैप थिंग्स अप। सुओ मोटो पावर्स कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशन है, जो आपने उसका जुडिशल कमीशन की आपने बात की, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मैटर सुओ मोटो के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एम आई करेक्ट? बिफोर दैट दिस वाज टोटली अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द जुडिशरी. नाउ दैट बेंच विल डिसाइड वेदर समथिंग क्वालिफाइज एज पब्लिक इंटरेस्ट या समथिंग इतना इंपॉर्टेंट जो कि सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज की जा सकती हैं। ऐसा ही है कि 26वीं तरमीम के बाद इसी तरह चीज़ें हम देख रहे हैं। इसमें जो चेंज आया है वो ये है कि उन्होंने इसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि जो एप्लीकेशन आ रही है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें एप्लीकेशन में कंटेंट की हद तक वो सुन सकते हैं, बियॉन्ड द कंटेंट कोर्ट नहीं जा सकती। सो इन अदर वर्ड्स, कंटेंट का मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट अप कौन करेगा। सो सादे लफ्ज़ों में हमें ये नज़र आ रहा है, इसको जो कहना आसान होगा कि जो सुओ मोटो की पावर्स हैं या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पावर्स हैं, आर्टिकल 184(3) वो एक्चुअली जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के पास, अब उसका इख्तियार नहीं है। जस्ट सपोज कि कोई शख्स वो लेकर आता है एप्लीकेशन और वो चाहता है करना, तो फिर 3 रुकनी जो बेंच है वो उसको देखेगा, डिसाइड करेगा, और वो देखेगा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला बनता है या नहीं बनता है, और ये आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के तहत उन्होंने उसको रूल जो हैं वो फर्दर प्रिस्क्राइब किए हैं और करेंगे।
वो उसके अंदर उसकी डोमेन अलहदा कर दी गई है। अब वो अगर तो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो पार्ट चला जाएगा बिल्कुल ठीक है। टुवर्ड्स दी कोर्ट। अगर वो अप्रूव नहीं करते तो फिर तो वो वहीं पे नहीं null and जाएगा। void अगर हो वो जाएगा। कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा तो वो वहाँ चला जाएगा। सो बात फिर वहीं पे आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर मेन थी वो आपने कर्टेल कर दी है। सो उनके ऊपर एक चेक आ गया। सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट, ये कोई Apex छोटी court कोर्ट है, नहीं है। दिस बिल्कुल इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल हाईएस्ट So कोर्ट। now they are not, you know, able to basically analyze what is coming before them. So their powers has actually been curtailed, so which is not a good sign, राइट। apparently. अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ह्यूमन राइट्स का जो इशू और जो सारे केसेस और हमारे राइट्स से रिलेटेड मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाने का या सॉरी पार्लियामेंट के पास जाने का क्या पॉइंट बनता है? क्या जुडिशरी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी? ह्यूमन राइट्स का इतना जो सीरियस मैटर है ये पार्लियामान ने क्यों टेकअप कर लिया? अच्छा, अब इस क्वेश्चन से शायद आवाम में कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगी जी। सो उनकी कन्फ्यूजन के लिए मैं ये वाजे कर दूं कि 26वीं अमेंडमेंट के अंदर हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है सुओ मोटो की आर्टिकल 184(3) वो कर्टेल की गई है। सो डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स का वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। सो लोगों में ये परेशानी होगी कि जी अमेंडमेंट में तो कुछ नहीं ऐसा लिखा, तो ये क्या बातें कर रहे हैं। जी जी। सो बात ये है कि 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो आपकी सो मोटो पास है जिसके अंदर हम रिट पिटिशंस भी लेकर आते थे, ऑल्दो वो सो मोटो में नहीं आती, वो 199 में आती हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे हम कुछ भी अगर करना चाहें वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्लस जो रिट पिटिशंस ह्यूमन राइट बेस्ड ऊपर आ रही हैं उनकी अपील चली गई। जब वो चली गई, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन वहाँ से चली गई तो फिर डायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज जो हो रहे हैं वो डोमेन ऑटोमेटेड कहाँ चली गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। सो सुप्रीम कोर्ट के पास से वो राइट हट गया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही वो सुनेगा। पब्लिक इंपॉर्टेंस और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट या जी, उनके, जी। तो वो इनडायरेक्टली राउट वहीं हो गया वो वापस। इनडायरेक्टली राउट वहीं हो गया। सो ह्यूमन राइट्स की डोमेन भी सुप्रीम कोर्ट से चली गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास बचा क्या? बिल्कुल। फिर तो आपके पास वो जो एक सिंपल ट्रायल कोर्ट के बाद फिर हायर कोर्ट, फिर उससे हायर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से ऊपर हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो फिर आपके बकिया तमाम लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है फिर सिर्फ वही लॉज रह जाएंगे। लेकिन बात तो वही आगे के राइट्स तो वहाँ भी डिसाइड होते हैं। राइट। राइट्स ही तो डिसाइड होने होते हैं ना, जिसकी वजह से वे देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। उन्होंने ही देखना है। सो वो उन्होंने ही देखना है। सो वहाँ पे अब राइट्स को फर्दर बाइफरकेट कर दिया सो गया। अगेन ह्यूमन राइट्स का वर्ड हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली सिंस पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो आता है, इवेंचुअली इट विल लैंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंचुअली यस, डेफिनेटली पार्लियामेंट वाली वो domain अफेक्ट के होगा। अंदर। अभी तक हमारे पास पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जिन्होंने बहुत हेल्प किया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जिसमें शैला जिया केस का मैंने जिक्र किया, जी। बॉन्डेड लेबर में दर्शन बसी केस है। वी हैव अ वेरी वेल यू नो डेवलप्ड जूरिस्प्रूडेंस। सो अब वो हिट होती नजर आ रही है। बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. It was indeed a very insightful session, and we've tried to break down the 26th constitutional amendment. इसके क्या pros हैं, क्या cons हैं, क्या नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें वक्त के साथ पता लगेंगी, इसकी positives क्या हैं, क्या ये dangerous development है, only time will tell. However, now that it has been implemented, I think we have to adopt and इसको इसी तरह लेके चलना है कि it is a part of the system. चैलेंज होने के कोई चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, या कोई ऐसी चीज़ आप सॉरी मतलब चैलेंज हो के इसका कोई आपको नज़र आ रहा है कि रिवर्सल के चांसेस सॉरी नज़र आ रहे हैं आपको, या मुश्किल है? According to my opinion, reversal is not, It's- you it's know, very it's going to difficult. happen. It's very difficult. So it's very difficult. It is not going to happen. Right. So we should, you know, look forward कि हम इसमें इसके interpretations को अब हम develop किस तरह से करें, और अब हमें चाहिए कि हम इसको बड़ा ही broadly and open mindedly इसको interpret करें, और accept भी क्योंकि करें कि- मकसद ये है कि हमें जो इसमें जितने लोगों के rights infringe होते हैं हमने उनको रिलीफ दिलवाना है। सो जिन लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज होंगे उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मे इट बी दिस फोरम, मे इट बी दैट फोरम, बट इट मकसद है शुड justice. द जस्टिस शुड बी, यू नो, एक्चुअली सीन। ना ऑल इन ऑल ये है कि जस्टिस और आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचे, तो तब जो है वो इट विल तब बात बनेगी। बिल्कुल तब बात बनेगी। थैंक यू सो मच मैम फातिमा बतूल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत बड़ा शुक्रिया अच्छा आपका। लगा, और इंशाल्लाह आगे भी आपको कभी ज़हमत देंगे कि आपके एरिया पे और आपके कोर इंटरेस्ट पे कोई ऐसा मौका आए तो हम आपके साथ ज़रूर एक सेशन रखना चाहेंगे। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट और लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का दबा दें,
We will be more than happy to give more such insightful videos to all of you. And I will see you in the next podcast. This is your host signing off. Take care. Allah Hafiz.